So welcome back to the channel. So today we are going to discuss the topic that is permeability of soil. So let's start. तो जो आज का क्वेश्चन है that is due to rise in temperature. टेम्परेचर राइज की बात कर रहा है. द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ द परकोलेटिंग फ्लूइड. तो जो परकोलेटिंग फ्लूइड है उसकी यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी आर रिड्यूस टू 60 एंड 90% रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है और इसकी वजह से जो विस्कोसिटी है दैट इज म्यू एंड यूनिट वेट जो है दैट इज गामा आर रिड्यूस हो चुके हैं. ठीक है. टू 60%. ठीक है. तो विस्कोसिटी जो है दैट इज रिड्यूस्ड. तो U2 जो है दैट इज एट ए हायर टेम्परेचर वो कितना आ जाएगा 0.6 टाइम्स U1. तो जो U1 है 1 जो है दैट इज एट अ लेस टेम्परेचर. ये लेस टेम्परेचर पे था एंड जो 2 कंडीशन है दैट इज एट अ हायर टेम्परेचर जो लेटर ऑन कंडीशन ये बता रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या कह रहे हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. तो सेकंड कंडीशन पे आ गया हम हाई टेम्परेचर पे. द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ द परकोलेटिंग आर रिड्यूस टू 60 एंड 90%. तो गामा 2 जो आई दैट विल बी 0.9 गामा 1. ठीक है. तो ये दो कंडीशन हमें दे दी हैं और हमें कह रहा है इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. सो वी वेरी वेल नो दैट. ठीक है. कि के जो होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी that is equals to or directly proportional to, we can say that is directly proportional to gamma w gamma upon mu. ठीक है. मतलब क्या है जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है इसका रिलेशन जो है वो इस तरीके का होता है कि अगर जो है यूनिट वेट बढ़ जाए. ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और अगर विस्कोसिटी बढ़ जाए किसी लिक्विड की तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. ऐसा क्यों होता है कि मान लो कोई सैंपल है. ठीक है. इसके अंदर आपने सॉइल सैंपल था. इसके अंदर ग्रेन्स हैं ये सॉइल के. ठीक है. अब मान के चलो कि कोई सॉइल आई कोई ऐसा लिक्विड परमिएंट आया जो कि हाईली विस्कस है फॉर एग्जांपल हनी. ठीक है. इसको डालोगे तो ये इतना विस्कस है कि ये इन वॉइड्स के और इन सॉइल ग्रेन्स के चिपक जाएगा. ठीक है. बहुत ही स्लोली 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 निकलेगा. ठीक है. तो इसलिए हैवी विस्कस हो गया. अब विस्कस ज्यादा हुआ मतलब इसका म्यू ज्यादा हुआ. म्यू ज्यादा हुआ तो ये इसमें इजीली फ्लो नहीं करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी फ्लो की. एंड वी नो दैट v इज इक्वल्स टू के आई. ठीक है. तो वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि इसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम आएगा. ठीक है. ऐसे ही मान लो एक लिक्विड है जिसका गामा बहुत ज्यादा है दैट इज हैवी लिक्विड. तो जब हैवी लिक्विड फ्लो इसके ऊपर डाला जाएगा तो वो सेल्फ वेट में जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा. ठीक है. वो क्विकली इसमें से निकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. इसी से हमें आइडिया लगा पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. लेकिन मान लो कोई ऐसा लिक्विड है बहुत ही लाइट है तो वो अपने सेल्फ वेट में इतनी स्पीड से तो आएगा नहीं. स्लोली स्लोली आएगा. ठीक है. तो ये हमारा रिलेशन है. जनरल रिलेशन हमारा जो आता है वो क्या आता है कि जो k है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा दैट इज द यूनिट वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है. लेकिन अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में दो पैरामीटर्स को ही चेंज किया गया है. अदर पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. तो उनको हम डिस्कस करेंगे वो अदर पैरामीटर्स कौन से होते हैं. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं कि अब k1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा 1 अपॉन म्यू 1. k2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा 2 अपॉन म्यू 2. ठीक है. तो अब हम इनका रेशो ले लेते हैं. k2 अपॉन k1 अगर हम निकालेंगे दैट विल बी गामा 2 अपॉन अपॉन म्यू 2. ठीक है. इनटू यहाँ पे k1 आ गया तो गामा 1 इंटू म्यू 1. ठीक है. तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा. तो अब हम बोल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बताना है. ठीक है. तो k2 अपॉन k1. अब हमें पता है कि गामा 2 जो है इसको हम रख देते हैं यहाँ से 0.9 गामा 1. 0.9 गामा 1. ठीक है. और म्यू 2 को रख देते हैं यहाँ से 0.6 म्यू 1. ठीक है. तो यहाँ रख दिया 0.6 म्यू 1. ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया गामा 2 और म्यू 2 की वैल्यू यहाँ से. ठीक है. इनटू म्यू 1 अपॉन गामा 1. ठीक है. तो म्यू से म्यू गया गामा से गामा. तो ये आ गया 9/6 दैट इज 3/2. ठीक है. तो हमारी जो वैल्यूज आई वो किस तरीके से आ गई हमें पता लग गया कि k2/k1. ठीक है. हमें दिखा दिया यहाँ पे कि k2/k1 क्या आया. k2/k1 इज इक्वल्स टू 1.5 या कह सकते हैं k2 इज इक्वल्स टू 1.5 k1. तो यहाँ से हमारे पास में ये आंसर आया कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो हमारी है ना टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो कितनी हो चुकी थी k2 और जो इनिशियली लोअर टेम्परेचर पे थी वो थी k1.
ठीक है, तो K2 क्या दे रखी है 1.5 K1, तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि देर इज अ 50% इंक्रीज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में। कैसे कि पहले तो K1 थी, ठीक है, और अब 0.5 K1 और ऐड हो गई इसमें K2 में, है ना, तभी तो है 1.5 K1। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो परमेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें वो भी समझने हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं साइज ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स। बिल्कुल, क्योंकि देखो एक एलन हेजन की इक्वेशन है, के निकालने की ना दो इक्वेशन है, एक होती है CD10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एलन हेजन ने दी हुई है। एक और इक्वेशन है, उसका भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, दैट इज के इज इक्वल्स टू गामा अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 + ई इंटू 1 अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट रख लिया जो कि सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे जो है ना के की वैल्यूज वो इन दो फॉर्मूलों से निकलती है। तो इस इन दो फॉर्मूले में जो जो फैक्टर्स है, एक तो ये हमें दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये ही दोनों फॉर्मूले पे आपके एसएससी में, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हर जगह क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले पे आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहले तो फैक्टर समझ लो। एक तो क्या आ गया, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। ठीक है, ये आ गया विस्कोसिटी, ये आ गया यूनिट वेट। ठीक है, अब आपको पता है अगर म्यू ज़्यादा होगा, विस्कस लिक्विड होगा, चिपकने वाला लिक्विड होगा, तो वो इजीली फ्लो नहीं करेगा। इजीली फ्लो नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब उसकी परमेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब मान लो वॉइड रेशो, वॉइड रेशो ये आ गया आपका। ठीक है, ये कहाँ पे, ये रहा वॉइड रेशो। वॉइड रेशो के क्या है, मान लो वॉइड रेशो ज़्यादा है, मतलब आपका जो है स्पेस, वॉइड वॉइड स्पेस बहुत ज़्यादा है सॉइल सैंपल में, तो मतलब आपकी सॉइल किस टाइप की हुई, इस टाइप की हुई। ठीक है, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह आपकी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लिया ये आ गया। अब मान लो यही सॉइल अगर आपकी क्लोजली स्पेस्ड हो, क्लोजली स्पेस्ड सॉइल जब होगी तो उसमें जगह ही नहीं होगी निकलने की, तो उसका जो वॉइड रेशियो है वो कम होगा। ठीक है, तो जो परमिएबिलिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब अपॉन 1 + ई, मतलब जितना ज़्यादा ई ज़्यादा होगा उतना आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता लग गई। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो वॉइड रेशो जब ज़्यादा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो कैसे आया ये। ठीक है, एक तो आ गया ये। अब उसके बाद अगला आ गया हमारा प्योरिटी ऑफ परमिएंट। प्योरिटी ऑफ परमिएंट का क्या मतलब है कि मान लो आपका जो सॉइल सैंपल है वो इस तरीके से था, वॉइड स्पेस भी अच्छी खासी थी। ठीक है, लेकिन जो आपकी जो परमिएंट था वो इतना इम्प्योर था कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे आके सेटल हो गई। ठीक है, इन वॉइड स्पेसिस को भर दिया। तो जब वॉइड स्पेस को भर देगा तो इसमें से पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, बहुत स्लोली स्लोली निकलेगा। जब स्लोली निकलेगा तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और हमें पता है v इक्वल्स टू के आई। ठीक है, तो वेलोसिटी कम होगी तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो प्योरिटी अगर ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ परमिएंट, हमें टेम्परेचर ऑफ परमिएंट से क्या लेना देना मैं बताता हूँ। देखो मान लो आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिएंट, सॉरी टेम्परेचर, हमें पता है कि जो ये नहीं है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और यूनिट वेट, ये दो चीजें हमेशा आपकी जो हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर। ठीक है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, इंक्रीज या ऑफ टेम्परेचर से सीधा इम्पैक्ट आएगा किस पे, यूनिट वेट पे और विस्कोसिटी पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा, आपका यूनिट वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपका म्यू क्या होगा, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों में चेंज आता है, इन दोनों में चेंज आएगा तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में भी चेंज आएगा। और वैसे भी जब हम सोचते हैं तो हमें समझ में आती है बात कि अगर कोई लिक्विड है, लेस विस्कस है, ठीक है, तो वो तो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, तो उसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, तो उसका तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा यूनिट वेट है वाटर का, कोई ऐसा लिक्विड है जिसका हाइयर यूनिट वेट है, तो वो तो जल्दी जल्दी ग्रेविटी अपने सेल्फ वेट में जल्दी निकल जाएगा सॉइल सॉइल पार्टिकल्स के खुद के वेट में ही, बीच में से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड स्पेस है उसमें से वो लिक्विड जल्दी निकलेगा जिसका गामा ज्यादा होगा। ठीक है, गामा ज्यादा होगा तो जल्दी निकल जाएगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर आपको समझने हैं सारे, वॉइड रेशो है, टेम्परेचर ऑफ परमिएंट है, विस्कोसिटी है, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है। साइज कैसे देखो, के इज इक्वल्स टू सी डी 10 का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला।
ये जो फॉर्मूला है एलन हेजन वाला, जो अभी मैंने बताया था, के इज इक्वल टू सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसमें डी टेन क्या है, इफेक्टिव साइज होता है। देखो मैं बताता हूँ, के जो है इसको आप बोल सकते हो सी डी टेन का होल स्क्वायर। जो ये डी टेन है दैट इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स है, तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और ये तो हमें पता है। क्योंकि देखो इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपके पास एक सॉइल है जो कि क्ले है। ठीक है, तो हमें पता है क्ले का तो साइज सबसे कम होता है हमारे सॉइल के पार्टिकल्स में। ठीक है, और एक है मान लो आपके पास ग्रेवल, तो ग्रेवल जो है वो इतना मोटा, तो उसके बीच का जो वॉइड साइज है वो भी बड़ा। ठीक है, और क्ले ये, ठीक है, तो इसका जो वॉइड है वो होगा भी तो और भी छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉइड है वो कितना बड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका डी टेन इफेक्टिव साइज पे डिपेंड करता है। तो आपका जो क्ले है ना उसकी जो परमेबिलिटी है बहुत कम होती है। ठीक है, और आपका जो ग्रेवल है, ग्रेवल की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। या जो ग्रैनुलर सॉइल है उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, परमिएबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्ले। क्ले तो आपकी परमिएबिलिटी आप ये मान के चलो लीस्ट लीस्ट परमिएबल है। ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है क्ले की। क्यों? क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है। मान लो एक ग्रेन ये आया क्ले का, एक ही आया। ठीक है, अब इसके बीच का जो स्पेस है वो भी तो कम हो गया। अब मान लो यही आप चले जाओ ग्रेनुलर सॉइल में, तो उसका साइज ऑफ पार्टिकल ये है। दूसरा पार्टिकल अगर पास में भी होगा तो वो भी इतना दूर होगा, तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली जगह ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। अब यही चीज आपको समझनी है साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल से। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है, मान लो कोई सॉइल सैंपल है, इसमें आपने यहाँ से पानी डाला इनलेट। ठीक है, अब ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ठीक है, तो जो पानी डाला वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये ड्राई सॉइल है, अब ये ड्राई होगी, तो पहले जो पानी डालोगे वो सारा एब्जॉर्ब होएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, पहले तो अपना वॉइड्स भरेगा सारा खुद को, उसके बाद आउट आएगा ना। तो इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का इम्पैक्ट आ गया ना। ठीक है, अब मान लो ड्राई सॉइल थी तो वो कुछ देर तक तो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब करेगी तो आउटलेट में उतना पानी आएगा नहीं, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी तो कम है। वेलोसिटी कम है इसका मतलब के कम है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हमारे फैक्टर्स हो गए। अब अगला आ गया शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा फॉर्मूला था के के दो फॉर्मूले हमने समझे। ठीक है, एक हो गया के सी डी टेन इफेक्टिव साइज वाला, एलन हेजन वाला, और एक जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, के इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू वॉइड रेशो का होल क्यूब अपॉन वन प्लस ई इंटू वन अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा स्फेरिकल पार्टिकल होगा, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल पार्टिकल में क्या होता है कि उसकी जो परमिए उसका जो सरफेस एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, वो लीस्ट होता है। ठीक है, तो उसकी जो परमिएबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा है जैसे कि एंगुलर एंगुलर पार्टिकल है। मान लो आपकी सॉइल है उसमें एंगुलर पार्टिकल्स हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े। ठीक है, टेढ़े मेढ़े एंगुलर पार्टिकल्स हैं। तो जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब कि जो ये पूरा इसका जो आउटर सरफेस एरिया जो इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर यूनिट वॉल्यूम मान लो आप कंपेयर करते हो तो। ठीक है, अब मान लो स्फेरिकल पूरा एग्जैक्ट स्फीयर है तो उसका तो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई एंगुलर ऐसी ऐसी चीज होगी तो उसका तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीधा सीधा सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो शेप पे डिपेंड करता है ये, शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा, मान लो कोई ऐसा सॉइल ग्रेन है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सॉइल ग्रेन। ठीक है, तो वो पहले तो अपने आसपास पूरा पानी वेट होगा वो। ठीक है, उसके बाद ही तो पानी को निकलने देगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा सरफेस एरिया तो खुद ही को कवर करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तो इस हिसाब से हमारे सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो वेरियस फैक्टर्स हैं परमिएबिलिटी को समझने के लिए। लेकिन मान लो आपको याद नहीं रहते ये फैक्टर्स, तो आप कैसे मतलब एग्जाम में सोचोगे, तो उसका तरीका है। ठीक है, ऐसे किसी को नहीं याद रहते कि एक एक फैक्टर याद करके जाएगा कोई। ठीक है, समझने होते हैं, फीलिंग लेनी होती है इनकी, भाई फीलिंग क्या है। ठीक है भाई, किसको बढ़ाएंगे, किसको क्या करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली भी बड़े काम आते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग में आओगे और मान लो आपको कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है जहाँ पे आप चाहते हो कि सॉइल का जो है
परमेबिलिटी रिड्यूस करनी है या इंक्रीज करनी है, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को समझोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता लगा कि सॉइल का जो है, ऐसी सॉइल है उसकी मुझे परमेबिलिटी जो है वो रिड्यूस करनी है। मान लो आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है और आपको पता लग गया कि भाई परमेबिलिटी जो है वो रिड्यूस करनी है, तो आप क्या सजेशन दोगे? आप कहोगे ठीक है वॉइड रेशो पे डिपेंडेंट है, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई का मुझे याद है फॉर्मूला, ठीक है, अगर वॉइड रेशो में रिड्यूस कर दूं तो परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आप यही बोलोगे। तो वॉइड रेशो कैसे रिड्यूस होगा? ठीक है भाई, हमें पता है, कॉम्पैक्शन कर दो इसकी, ठीक है, कॉम्पैक्शन कर दो, ठीक है, जैसे ही कॉम्पैक्शन होगी जब ही आपका वॉइड रेशो रिडक्शन की तरफ हो जाएगा, तभी आपका परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। आपको बेसिकली जो दो चीज़ें समझनी है, एक तो k इज इक्वल टू सी डी 10 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, के गामा डब्ल्यू म्यू ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई, वन अपॉन सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इनकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, यूनिट वेट और टेम्परेचर दो चीजें हैं, इन पे देखो, यूनिट वेट और विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमें पता है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।